हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? तो देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बेटा, इसके बारे में थॉरोली इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। स्टडी मटेरियल में वो सारी चीजें आपको थॉरोली मिल रही हैं, तो आप उनको देखते रहेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेटा आज इसके बेसिक फंडामेंटल्स पे ही वर्क करेंगे। देखिए, इस चैप्टर की नीड क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ जिसके रीजन से इस चैप्टर की नीड आपको मिली। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज आपको जो बताई गई, फिजिक्स ये बताता है कि आप अपनी सराउंडिंग में किसी भी चीज के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करोगे। तो अपनी सराउंडिंग में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए आप सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करोगे और उसका मेजरमेंट करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया गया, फिजिक्स ने आपको बताया कि यूनिट एंड मेजरमेंट इज स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी वेरी वेल। ठीक है ना, अबाउट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, यूनिट एंड मेजरमेंट की नीड क्यों हुई। देखो बेटा, सबसे पहले तो मेजरमेंट जानिए क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है बेटा? मेजरमेंट का प्रैक्टिकल फार्मूला m इक्वल्स टू n इनटू u होता है। ठीक है ना, m मतलब मेजरमेंट, n का मतलब मैग्नीट्यूड, u का मतलब यूनिट। कभी भी किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो तो दैट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ m इक्वल्स टू n इनटू u। हमने कहा कि कितनी डिस्टेंस जाना है, आपने कहा 100 किलोमीटर। 100 इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब that mathematical value which represents how many times a single unit is taken। सिंगल यूनिट को कितने टाइम्स आपने लिया, हमने कहा 100 किलोग्राम। व्हाट डज इट मीन? 100 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का कितने टाइम्स बेटा? 100 टाइम्स आपने लिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव यानी उसकी क्वांटिटी का एनालिसिस करना। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मेजरमेंट। बड़ा सिंपल सा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट is called measurement, called measurement, measurement। ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव नहीं बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज नोन एज द मेजरमेंट। किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट बोलते हैं। आप देखो, जब आप इस मेजरमेंट को लेकर के आगे बढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, इस मेजरमेंट में आपको बताया जाता है बेटा m is measurement, m is measurement, n is magnitude and u is unit। m is measurement, n is magnitude and u is unit। ये तीन चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी बेटा। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, आज की इस स्ट्रेंथ को मैक्सिमम 20 तक पहुंचाइए। ठीक है ना, 20 तक, 8 है बेटा, 20 तक पहुंचाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी हमारी भी ज्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पर देखिए, m मेजरमेंट होता है, n मैग्नीट्यूड होता है, u यूनिट होती है। तीनों को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ बेटा। मेजरमेंट, quantitative analysis of any subject या any specific quantity। magnitude, it is the mathematical representation, it is the mathematical representation how many times, it is the mathematical representation how many times a unit is taken। किसी यूनिट को कितने टाइम्स लिया, हमने कहा 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम का मतलब 5 टाइम्स ऑफ, ये बेटा n की वैल्यू रही।
मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड जो होगा उसी को हम लोग बेटा मैग्नीट्यूड, मैथमेटिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम मींस क्या हुआ, 5 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम, क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ बेटा, यहाँ पर प्रैक्टिकली ये हुआ 5 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर बेटा n जो हो गया था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट, ठीक है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स a unit is taken, a unit is taken, किसी स्पेसिफिक यूनिट को कितने टाइम्स आपने लिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होती है बेटा, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखो बेटा क्या होती है, यूनिट होता है द बेसिक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, द बेसिक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, समझिएगा फिर से, ठीक है ना, यानी सबसे बेस एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट। तो यहाँ पर बेसिक, बेसिक का मतलब सबसे लोअर लेवल का, जो सबसे इजी हो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है ना, यानी जो कन्वीनियंट हो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन लेवल, बेसिक रिप्रेजेंटेशन लेवल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, यूनिट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे है बेटा, इनिशियली जब चीजों को मेजर करते थे तो कहीं पर चीजों को हम मेजर करते थे, लेंथ को मेजर करना है तो कोई उसे किलोमीटर में कर रहा है, कोई उसे नैनोमीटर में कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में, कोई इंच में, कोई फुट में, कोई डेकामीटर में, कोई डेसीमीटर में, कोई हेक्टोमीटर में, प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। वेट की बात करते थे तो कहीं पर वेट को मेजर किया जा रहा है किलोग्राम में, कहीं पर बेटा फुट पाउंड में, और कहीं पर बेटा ग्राम में, तो यहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम की बात आती थी, कहीं पर सेकंड में, कहीं पर आर में, कहीं पर मिनट में। तो इस तरीके से चीजों को मेजर कर पाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, क्यों, क्योंकि सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, आपके पास कितने सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट थे, 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, 3 अलग अलग सिस्टम्स हुआ करते थे बेटा मेजरमेंट के। पहला सिस्टम कौन सा था बेटा आपके पास, एमकेएस सिस्टम, कौन सा था, एमकेएस सिस्टम, क्या था ये, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें बेटा लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम था आपका बेटा, ये सिस्टम था आपका एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, क्या कहते थे बेटा इसे, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड था बेटा आपके पास सीजीएस सिस्टम, कौन सा था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या था, सीजीएस सिस्टम था बेटा सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम हुआ करता था। इसमें डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। एंड थर्ड आपके पास हुआ करता था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता था, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, लेंथ को आप फुट में मेजर करते थे, मास को आप पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते थे। क्या करते थे बेटा यहाँ पर, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते थे। तो बेटा 3 अलग अलग सिस्टम के होने पर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। हमने यहाँ पर अगर किसी चीज को मेजर किया किलोग्राम में, और बेटा उसे अगर हमने लंदन भेज दिया तो लंदन में बेटा वो पाउंड में मेजर किया जा रहा है। हमने यहाँ पर उसकी पैकिंग को किलोग्राम के अकॉर्डिंग कराया, वहां पर जाने पर बेटा वो पाउंड में डिवाइड किया गया, डबल एफर्ट लगा,
डबल लेबर चार्ज देना पड़ा, डबल तरीके से आपको हर बार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैकेट बंडल्स को क्लोज किया था, सील किया था, वहां पे फिर से ओपन करेंगे, पाउंड में डिवाइड करेंगे और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर चार्जेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो फॉर प्रिवेंटिंग और अकाउंटिंग ये चलते कहां थे बेटा? एमकेएस सिस्टम चलता था उन सारी कंट्रीज में जहां पर ब्रिटिशर्स के अंडर में लोग थे, यानी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वहां पर बेटा एमकेएस सिस्टम चला करता था। ब्रिटिशर्स की जो फ्रेंड कंट्रीज हुआ करती थी और जो ब्रिटिशर्स खुद थे वो एफपीएस सिस्टम का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? एफपीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम कुछ यूरोपीय कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो है और चलती थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं था। तो बेटा देयर इज अ नीड ऑफ स्पेसिफाइड सिस्टम व्हिच इज यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड, जो पूरी तरीके से ये कंफर्म करता था कि पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड में क्या होगा बेटा, हर तरीके से क्या होगा, एक सेम यूनिट का यूज किया जाए। तो लोगों ने डिमांड की कि एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो इंटायर वर्ल्ड में एक ही तरीके से यूटिलाइज की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक यूनिट बनाएंगे, दैट इज द एसआई सिस्टम। क्या बोला गया बेटा इसे? एसआई सिस्टम। ठीक है ना? एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म रहा इंटरनेशनल इंटर, अब देखो एसआई से मत चाहिए, ठीक है ना? एसआई उल्टा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, डी यूनिट्स। ठीक है ना? यहां पर इसका एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स बनाया गया 1952 में, जिसका टाइम टू टाइम बेटा चेंज किया जाता रहा। तो यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स बताया गया, जिसके थ्रू 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए गए। क्या बताया गया बेटा? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 sub fundamental units, 2 sub fundamental units बताए। 7 fundamental units and 2 sub fundamental units बताए गए। और इन यूनिट्स में क्या कहा गया? इन यूनिट्स में बताया गया कि इन 7 यूनिट्स के अलावा दुनिया में कहीं पर भी कोई अदर यूनिट का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा, इन्हीं को ही हर जगह पर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा। तो बेटा ये 7 फंडामेंटल्स यूनिट आपको इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अब इन्हीं 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स पे आप वर्क करेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स के लिए क्वांटिटीज का पता, क्योंकि क्वांटिटीज की तो यूनिट्स निकलेंगी बेटा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इन्हीं क्वांटिटीज की 7 यूनिट्स होंगी। और फिर इसमें एक नया टर्म आएगा बेटा, डेराइव्ड यूनिट्स, यानी उन्हीं फंडामेंटल, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सिर्फ 7 क्वांटिटीज ही हैं। अगर लगे हाथ आप फिंगर पे कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो देखो बेटा, लेंथ, मास, ठीक है, लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सीलरेशन, इंपल्स, कुछ भी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा देखो कितने 15 तो मैंने सीधे सीधे गिना दिए। तो बेटा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो बेटा ये बताया गया कि दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, द ऑल द क्वांटिटीज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स depends on these systems, these 7 fundamental quantities। ये इन्हीं 7 fundamental quantities पे डिपेंड हैं। बेटा जो इस समय ऑनलाइन है बच्चे, क्या इन सबको बेटा वीडियो और ऑडियो दोनों ही क्लियर है पूरी तरीके से? जल्दी, बिल्कुल क्लियर है बेटा। ठीक है, नहीं एक्चुअली कई बच्चों का क्या, एक दो बच्चों का कहना है कि जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो है नहीं ना। और बाकी जो पहले का सिस्टम था मीट का, एंड उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, वॉइस क्लियरिटी नहीं होती थी और अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। तो क्या वो चीजें इसमें बेटर हैं? चलिए ठीक है, बस यही कंफर्म करना था बेटा। तो देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सब फंडामेंटल यूनिट्स। दुनिया में जितनी भी अदर क्वांटिटीज होती हैं, ऑल आर कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, उनकी यूनिट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा मैं कर रहा हूं इसे। देखिए फिजिक्स में इसलिए कहता हूं अच्छा है क्योंकि फिजिक्स कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, वहां पर एरर की पॉसिबिलिटीज जरूर होंगी, वहां पर एरर्स की पॉसिबिलिटीज जरूर होंगी, बट दैट एरर कैन बी रिड्यूस्ड एट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। कभी भी किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ उसकी परफेक्टनेस को बेटर इंप्रूव्ड कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो बस बेटा फिजिक्स इसलिए अच्छी है क्यों, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटीज को भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि यस देयर इज अ एरर, इफ एनी क्वांटिटी एग्जिस्ट देन एरर मस्ट बी टेक्स प्लेस, बट दैट एरर कैन बी रिड्यूस्ड टिल टू अप्रॉक्सीमेट जीरो। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते उस एरर को, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आप इसको रिड्यूस जरूर करोगे। देखो बेटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7 fundamental quantities and their units, 7 fundamental quantities and their units, 7 fundamental quantities and their units। पहले fundamental quantities देखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी यूनिट्स पर करेंगे। तो देखो बेटा पहली क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहे हैं और उसके आगे यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट। और बेटा इसी के साथ लगे हाथ बेटा हम डायमेंशन भी, डायमेंशन क्या है अभी बताते हैं। डायमेंशन बेटा किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा कि मीटर सेंटीमीटर ये तो उसकी यूनिट है, लेकिन हमने कहा यू हैव टू मेजर द लेंथ, तो अगर लेंथ की बात आई तो लेंथ का मतलब कैपिटल एल, नथिंग एल्स, कैपिटल एल, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे तो समझ पाओगे। पहले फटाफट यूनिट्स देखो बेटा, पहला है बेटा लेंथ, दूसरा है बेटा मास, तीसरा है बेटा टाइम, चौथा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है बेटा टेम्परेचर, छठा है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब बताते हैं क्या होता है, चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी थोड़ी सी भी। और सातवां होता है बेटा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। टू सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, टू सब फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ की यूनिट होती है मीटर, किससे करोगे बेटा, मीटर, एम से रिप्रेजेंटेट करता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा एम्पियर, ए से रिप्रेजेंटेट करता है। टेम्परेचर होता है बेटा केल्विन, के से रिप्रेजेंटेट करता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है बेटा कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला नहीं कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंटेट करता है, सीडी। और बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, क्या होता है मोल, मोल, ठीक है ना। आगे आप जानोगे केमिस्ट्री में भी आपको बताया जाएगा, फिजिक्स में भी आप जानोगे कि जो मोल होता है, मोल एक्चुअली क्या है। तो मोल जो होता है बेटा वो होता है किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस के थ्रू कंटेंट किए गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है एवोगाड्रो नंबर। आगे जानोगे इस चीज को, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। 1 मोल के थ्रू कितने पार्टिकल्स कंटेन किए जाते हैं बेटा, एवोगाड्रो नंबर। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल्स टू फिक्स वैल्यू होती है आपकी, उस पे आप लोग वर्क करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे डायमेंशन अभी नहीं पिक कर रहा हूं, डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, डायमेंशन सब का हमेशा नहीं निकाल सकते हो बेटा। टू सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं, टू सब फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ना। तो बेटा एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब कहोगे एंगल में और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है, बेटा एंगल तो ये है 2D में आपने दो लाइंस को मिला दिया और
बोल दिया ये क्या है आपका एंगल। लेकिन आपने कोण देखा है, कोण, कोण में अगर आप एंगल देखोगे तो बेटा इस तरीके से मिलता है, आपने देखा है। ये जो प्रोसीजर होता है ये क्या होता है बेटा, 3D होता है। कोण में सर्कुलर ऐसा पार्ट होता है ना बेटा अंदर, बस उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बेटा बोलते हैं। तो ये सॉलिड एंगल, तो जो एंगल होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है ना, स्टेरेडियन, ठीक है, एस टी रेडियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतनी चीज तो मिल गई हमारे पास। डायमेंशन का मतलब अगर कहीं पे भी लेंथ की बात की जाए तो इसको रिप्रेजेंटेट करो किससे, एल से। अब वो किसमें मेजर किया जा रहा है, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि यूनिट से आप सिस्टम को रिप्रेजेंटेट करते हो कि एमकेएस है, सीजीएस है, एसआई है। लेकिन अगर आपने एल बताया तो आपने सिर्फ ये बताया कि देयर इज एन स्पेसिफिक क्वांटिटीज टेकन दैट इज नोन एज लेंथ। तो लेंथ को हमेशा एल से, मास को हमेशा टी से, सॉरी एम से, टाइम को हमेशा टी से, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा ए से, और केल्विन को हमेशा, टेंपरेचर को बेटा हमेशा थीटा से या फाई से। बेटा हालांकि इतने पहले क्या था, सिर्फ टी से आगे था ही नहीं। अभी रिसेंटली अपडेशन हुआ, उसमें कहा गया कि इन दोनों को भी पिक करिए, इन दोनों को भी पिक करिए, नहीं तो बेटा लिमिटेशंस बहुत ही कॉमन थी इसमें। तो यहाँ पर बेटा ये चीजें आपको मिली, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या होती है। all other quantities which are perfectly independent from quantities या perfectly independent quantities, quantities which does not depend on any other quantity, other क्वांटिटी, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे क्या लेंथ किसी पे डिपेंड करता है क्या बेटा, नहीं, लेंथ फ्री है पूरी तरीके से, लेंथ है तो लेंथ है, लेंथ किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके का लेंथ हो गया और अपॉन में टाइम। वेलोसिटी दो पे डिपेंड कर रही है, एक डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरा टाइम पे। तो बेटा वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट या फिर व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये सिर्फ दुनिया में 7 है बेटा, 7 के अलावा कोई 8 आज तक खोजी नहीं गई है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप कहोगे सबको मैं जानता नहीं, चलो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, ठीक है। लेंथ जानते हो ना, लंबाई, ठीक है। अब मैं कहूं कि मेरी लेंथ कितनी है, बेटा ये लेंथ है। हमने कहा इस बोर्ड की लेंथ लेंथ है। हमने कहा ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है। हमने कहा हाइट कितनी होगी, हाइट भी एक तरीके की लेंथ है। हमने कहा डायामीटर कितना होगा किसी सर्कुलर पार्ट का, बेटा वो भी एक तरीके की लेंथ है। हमने कहा ये डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ। यानी वो सारी चीजें जिनको आप एक फिक्स लीनियर फ्लो में लेकर के जाते हो वो सब क्या है, एक तरीके की लेंथ। तो लेंथ समझ गए। लेंथ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहां पे लेंथ वर्ड यूज किया जाएगा वहीं पर आप लेंथ बोलोगे, बाकी इसके अलावा कोई मतलब नहीं ना, ठीक है ना। बी सिंसियर, वर्डिंग्स की मीनिंग निकालनी है आपको। नेक्स्ट वन इज मास, नेक्स्ट वन इज मास। मास का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय द मास। मास का मतलब बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होल्ड बाय एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होल्ड बाय एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कितना सब्सटेंस कोई होल्ड कर रहा है। हमने कहा 9 किलोग्राम,
9 किलोग्राम मेरा मास है बेटा, वेट नहीं है। वेट के लिए तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे। 9th में पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था, 10th में नहीं था, 11th में बहुत थारोली पढ़ोगे इस चीज को कि वेट और मास में जमीन आसमान का अंतर है। मास सिर्फ ये है कि वो कितना अमाउंट सब्सटेंस कंटेन कर रहा है, और उसको किसमें मेजर करता है बेटा, किलोग्राम में। नेक्स्ट टाइम, टाइम बड़ा सिंपल सा है, टाइम 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 टाइम। किसी चीज को करने के लिए जो टोटल एक्सपेंटेशंस लग रही है उसी को हम टाइम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, टेम्परेचर जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा उसमें मूवमेंट उतना ही ज्यादा। बड़ा सिंपल सा केस है बेटा। तो एनर्जी जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, मॉलिक्यूल के मूवमेंट पे। तो टेम्परेचर क्या होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, किसी सब्सटेंस को रेड हॉट कर दो बिल्कुल गर्म करके, और फिर उसके थ्रू जो रेडिएशंस निकलते हैं, दोस आर नोन एज द ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। समझ रहे हो? यानी मैक्सिमम वैल्यू में चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट लेकर जाओ, चाहे इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके जाओ, चाहे थर्मल इफेक्ट लेकर के जाओ, बेटा मैक्सिमम वैल्यू जब लेकर के जाओगे तो जो रेडिएशंस निकलते हैं उनसे, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना? सन के सरफेस से प्रैक्टिकली जो थर्मल रेडिएशन होता है उसे भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस में मैक्सिमम वैल्यू जब आप फ्लो कराते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रवीण कुमार, प्रगति, अंशिका, श्रुति, सुमित, प्रेरणा, वैभव, नवाज। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे कंटिन्यूअसली बने हुए हैं, कुछ बच्चे जो है तो यहाँ पर देखिए बेटा आपको बताया गया अदर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये बता दी गई आपको। ठीक है ना? अब हाँ, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं, इसके मेजरमेंट को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको मोल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं बेटा, मोल में मेजर करते हैं। ठीक है ना? मोल का मतलब 1 मोल में बेटा आपके अवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट पार्टिकल्स होते हैं, और अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.623 into 10 to the power 34 23 शायद होता है बेटा, एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। ठीक है ना? तो एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के थ्रू होल्ड किए जाते हैं, यानी 1 मोल में पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब चलिए देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं। क्या लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अरे बेटा इसको अलग से लिखवाऊंगा भी नहीं मैं तो। फंडामेंटल यूनिट्स, units of fundamental quantities are known as units of fundamental quantities are known as fundamental units. यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है ना? तो 7 क्वांटिटी है तो 7 ही यूनिट्स होंगी। देयर आर 7 क्वांटिटीज, सो दैट देयर मस्ट बी 7 यूनिट्स। ठीक है ना? याद करना है बेटा, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कितने सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जस्ट 2 सब फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, देन वी हैव टू मूव ऑन फर्दर एंड वी वर्क ऑन द डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना? जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अयान बेटा बहुत लेट आए, कहाँ थे भाई आप? हाँ, सिर्फ इसीलिए बेटा आप सब लोग जो है एंट्री ले रहे थे कि जो है आप लोग जो है कोई आए ना, 38 नंबर थोड़ी बढ़ाना है बेटा। 38 में 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे बेटा, तो फिर टीचर की एनर्जी, विश्वास करिए उस दिन की क्लास सबसे बेस्ट होगी बेटा। ठीक है ना? घर पे करना क्या है, 2 से 3 घंटे का टाइम आपको देना है बेटा इधर, उसको थॉरोली आप दीजिए ना, उसमें लापरवाही ना करिए। चलिए ठीक है, हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स पे चलते हैं। जो बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं कल तो मतलब समझ करके चलिए कि बहुत कम ही चांसेस है कि उनको चीजें समझ नहीं आएंगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि देयर मस्ट बी रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग और उसके असाइनमेंट्स आपको उसके साथ मिल रहे हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है?
बहुत अच्छा भैया यार, बट बुक यार, बुक की कोई नीड नहीं थी। आप जो है नोट्स यहाँ से वैसे ही डेली बेसिस पे आपको अपडेट किए जा रहा है चाचा। चलिए कोई बात नहीं, आई बिलीव। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है डेराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो क्या है? डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट्स का प्रैक्टिकल मीन रहा बेटा आप लोगों के लिए, यूनिट्स which depends derived quantities, sorry, derived quantities। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना? क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which depends on fundamental quantities, quantities which depends on fundamental quantities are called, quantities which depends on fundamental quantities are called derived units। derived units वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? derived units बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? derived units बोलते हैं। तो देखो बेटा, अब चलिए इन पे काम करते हैं। देखो, है बहुत ढेर सारी, हमें कुछ को पिक करना है और समझना है कि हम कैसे इनकी डायमेंशन को निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं स्पीड और वेलोसिटी से। पहला क्या है बेटा आपके पास? स्पीड और वेलोसिटी। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत अच्छा बेटा, यूनिट निकालेंगे पहले और फिर डायमेंशन। यूनिट निकालेंगे और फिर डायमेंशन निकालेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो भी बच्चे हैं बिल्कुल प्लीज ध्यान रखिएगा। नवाज, वैभव, प्रेरणा, श्रुति, प्रवीण, अयान, अंशिका, सुमित एंड प्रगति, बेटा प्लीज फोकस्ड रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ देखिए, यहाँ तक सब कुछ सही है। इसके बाद डायमेंशन पे देखो, एक चीज अगर आप समझ लिए तो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जानी है बेटा। ठीक है ना? बहुत कॉमनली आप उस चीज को समझ सकते हो, देख सकते हो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्पीड अपॉन टाइम। बेटा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा ना, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हो और टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लिखनी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज टाइप ऑफ लेंथ, एक तरीके की लेंथ है। तो बेटा ऊपर क्या मिलेगा आपको? l, और नीचे क्या मिलेगा बेटा? t। क्योंकि टाइम के लिए t लिखते हैं और लेंथ के लिए l लिखते हैं। बेटा t को ऊपर लेकर के जाओगे तो मिलेगा lt-1। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव थी, ऊपर गई तो नेगेटिव। क्या मिला बेटा? स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, लेंथ की डायमेंशन l, टाइम की डायमेंशन t, मास का डायमेंशन m। समझ पा रहे बेटा आप इस चीज को? ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी ये हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक्सीलरेशन। व्हाट इज मीन बाय द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बहुत बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला मीटर पर सेकंड और टाइम का फार्मूला सेकंड। तो जब इसको साथ में लिखोगे तो क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में एक्सीलरेशन के लिए? अब देखो यहां पर बेटा इसकी डायमेंशन है वेलोसिटी की lt-1, क्योंकि ऊपर क्या है बेटा? वेलोसिटी और नीचे क्या है? t, टाइम। जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? lt-2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बेटा प्लीज रिस्पांस, जब तक रिस्पांस नहीं करोगे चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक होंगी। बेटा समझ में आ रहा है ये? वेरी गुड, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा ना?
हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बेटा यहाँ पर हो गया, फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछिएगा बेटा, हम वही तो शांत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चीजों को एक बार नहीं 100 बार पूछना अच्छा है इसकी कंपैरिजन में कि ये बोलना पड़े कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि सामने टीचर खड़ा है, आप ये मान कर चलो कि हम सीखने के लिए हैं और सामने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए है बेटा। और हमारा टास्क भी यही होता है बेटा, सिर्फ इसीलिए लास्ट 6 इयर्स प्रैक्टिकली बोले तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ बेटा यहाँ से ना। तो प्लीज जहां पे दिक्कत हो तुरंत बताना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट होता है बेटा फोर्स। अब कहोगे कि कैसे लेना है, नहीं कोई सीक्वेंस नहीं, कोई भी पिक कर सकते हो, अभी तो एक सीक्वेंस में चल रहा हूं, बाकी आप कोई भी पिक करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स देखो क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए बेटा आप लिखते हो किलोग्राम और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसी को न्यूटन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा डायरेक्ट आंसर लिख डालो इसमें, चलो। किलोग्राम के लिए, किलोग्राम क्या है, मास है ना, तो यहां पर देखो m के लिए m और एक्सीलरेशन के लिए l t माइनस टू। एक्सीलरेशन यही क्या बेटा, l t माइनस टू। बस ये क्या हो गया, m l t माइनस टू। अब देखो समझो बेटा, जितने भी तरीके के दुनिया में फोर्स होंगे, चाहे वो जो फोर्स हो, वो कोई भी फोर्स होगा, सबका फार्मूला बेटा डायमेंशनल यही आएगा, क्योंकि हर फोर्स की यूनिट सेम होती है ना, न्यूटन 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 न्यूटन। तो बेटा हर फोर्स की डायमेंशन भी सेम होगी, mlt माइनस टू mlt माइनस टू mlt माइनस टू। ठीक है, कोई चेंज कोई वेरिएशन किसी तरीके से होना नहीं है। इज इट क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड फोर्थ वर्क डन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं भाई लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली लिखता हूं बेटा ना, F इनटू डी। यही तो होता है बेटा। तो बेटा फोर्स के लिए कितना मिला वहां पर, एम एल टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ जल्दी बोलो, लेंथ। वेरी गुड, यहाँ पर बेटा ये लेंथ हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, एम एल टू टी माइनस टू। अब देखो बेटा मजेदार चीज, वर्क डन, वर्क डन कितना मिल गया डायमेंशन। दुनिया में कोई भी वर्क डन होगा, हमारे थ्रू, आपके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, थर्मल एनर्जी के थ्रू, किसी के थ्रू भी वर्क डन होगा, उसकी डायमेंशन हमेशा कैसी होगी, एम एल टू माइनस टू। ठीक है ना। अब कहोगे कि एम एल स्क्वायर बोलो, स्क्वायर नहीं बोलते बेटा। देखो स्क्वायर हमेशा उसके साथ बोलते हैं बेटा जहां पर फिक्स वैल्यू होती है, जहां इसको बेटा एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, एक्सपोनेंट, जहां पर वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या कि एल जो है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, किसमें है नहीं पता ना। तो जब पता नहीं है बेटा तो उसको उसी में लो ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बोलोगे एनर्जी ले लो, क्या ले लो, एनर्जी ले लो, नहीं ड्रिंक नहीं, एनर्जी ले लेगा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क डन। एनर्जी बेटा, एनर्जी के बिना वर्क डन नहीं होगा और वर्क डन के बिना एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी इक्वल्स क्या होता है, W। तो बेटा इसकी डायमेंशन यूनिट भी सेम होती है ना, इसको हम लोग जूल बोलते हैं ना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। और इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी भी यूनिट जूल। एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। अब आपको कैलोरी नहीं होती क्या बेटा, कैलोरी भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, एसआई यूनिट जूल होती है, बिल्कुल। तो एसआई यूनिट जूल है बेटा, डायमेंशन भी क्या होगी, एमएलटी। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, एनर्जी दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, दुनिया की हर एक एनर्जी का डायमेंशन विल बी रिमेन सेम। चलो मैं प्रूव करता हूं इस चीज को, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वैभव बताइए। What is the formula of the potential energy we have studied about in class 9? ना ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएं, और जिसको बताओ, नवाज आप बता दीजिए।
या फिर प्रेरणा आप बताइए बेटा, जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, कोई भी बता सकता है। ट्राई करो बेटा, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके ही सीखते हैं हम सभी। MgH, वेरी गुड। नवाज खुद से बता रहे हैं, चलिए वेरी गुड बेटा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है बेटा MgH। मैं सिर्फ ये प्रूव करने चल रहा हूं कि इसकी भी डायमेंशन एनर्जी के इक्वल होगी। चलिए बेटा, m की डायमेंशन कितनी होती है? m की डायमेंशन बताइए क्या होती है? m क्या है? मास है, वेरी गुड। तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगी m। g क्या है? g, व्हाट इज g? पूरा 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 नाम बताओ बेटा, पूरा। ना ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये? एक्सीलरेशन ड्यू टू। तो बेटा इसमें एक्सीलरेशन, हाँ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? आप कहोगे ये तो बताया ही नहीं आपने, क्या होगी? बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के रीजन से एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन दुनिया में चाहे जितनी होगी, सबकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? ये ऊपर वाली। क्या मिली यहाँ पे? LT -2। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जी की जगह पे क्या रखोगे? LT -2। बेटा H की डायमेंशन कितनी होगी? H की, H की डायमेंशन, ना ना H की बेटा, H की, H क्या है? हाँ, H एक तरीके की हाइट है, लेंथ है। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? L अकेले होगी ना, लेंथ के लिए क्या होगा? L। तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? L। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसीलिए इसको जूम कर दिया है यहाँ पे। तो देखो बेटा, आप इसको मर्ज करो। M अकेला है तो M लिखा जाएगा, एक L यहाँ पे, एक L यहाँ पे, मिलकर क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L2। और यहाँ पर क्या है? T-2। क्या वही डायमेंशन आई बेटा जो यहाँ पे थी? क्या वही डायमेंशन आई जो यहाँ पे थी? जो डायमेंशन यहाँ पे थी, क्या वही? बिल्कुल वही आई। अब पोटेंशियल एनर्जी छोड़ करके काइनेटिक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा? काइनेटिक पे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। जितनी कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जिनकी जितनी कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूं बेटा, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये क्लियर दिख रहा है हाफ एम बी स्क्वायर? हाँ, तो यहाँ पर बेटा हाफ जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू कैसी होगी बेटा? डायमेंशन लेस होगी। मास की डायमेंशन लिखोगे यहाँ पे तो m होगा, और वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर लिखी हुई है बेटा, देख करके बताइए जल्दी। लो देखो जल्दी। नहीं बेटा, एल स्क्वायर LT-1 ये लिखा हुआ है बेटा। देखो सबसे पहले तो एक चीज जानो बेटा श्रुति, कि किसी भी वैल्यू के साथ जो पावर होगी उसे स्क्वायर या क्यूब नहीं बोल सकते। दिस इज द प्रैक्टिकल। टीचर भी बोलता है, लेकिन बेटा जब अभी से प्रैक्टिस करोगे तब फिजिक्स में परफेक्ट होगे। L2 बोलोगे, कहीं पे एल स्क्वायर है अगर तो L2 बोलोगे, ठीक है ना? तो फिलहाल वेलोसिटी मिली कितना? LT-1। और बेटा v स्क्वायर है तो इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे ना। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पर मिला m, l अंदर आया तो L2 T-2। कितना हो गया बेटा ये? m L2 T-। देखो क्या ये भी वही डायमेंशन है जो यहाँ पे थी? तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, किसी भी तरीके की एनर्जी होगी हमेशा सबकी डायमेंशन सेम होगी। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट, कुछ भी हो, कोई भी एनर्जी हो, हमारी एनर्जी हो, तुम्हारी एनर्जी हो, उनकी एनर्जी हो, उनकी एनर्जी हो, फलाने की हो, धमाके की, कोई मैटर नहीं करता। एनर्जी का डायमेंशन ऑलवेज विल बी रिमेन सेम। फोर्स की डायमेंशन ऑलवेज विल बी रिमेन सेम। अब चलो
रैंडमली एक्टिव करते हैं। हमें कहा गया, एक कहा गया कि डेंसिटी, डेंसिटी ले लो। अब हमें डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं पता, डेंसिटी का फार्मूला, अब देखो आप कहोगे कि मतलब डेंसिटी हमें पता है या नहीं पता। देखो बेटा धीरे धीरे तो आपको क्वांटिटीज के बारे में पता करना पड़ेगा। फिजिक्स सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, फार्मूला आ रहा है तो क्या क्या फाइंड कर सकते हो, डेफिनेशन, यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन, डायमेंशन, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग और डेरिवेशन। बेटा 9 चीजें हो गई, एक चीज अभी कोई छूट भी रही है। बेटा सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होने पर पूरी दुनिया बदल सकते हो बेटा, पत्रकार पोपट लाल बन जाओगे सीधे सीधे। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आप बताइए, आप बताइए, प्रेरणा आप बताइए। हाँ आप बताइए बेटा, प्रेरणा है नहीं शायद, है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, देखो अब एक चीज और, बहुत बढ़िया बेटा, सही है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज समझना ये है कि हम जो चीजें बोलेंगे ना बेटा, उसका भी एक सिस्टम, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया बेटा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। बेटा इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर और बोलते हैं तो ये ज्यादा अच्छा दिखता, मतलब आप एक्चुअल साइंस के स्टूडेंट अब चेंजेस करेंगे क्योंकि अब सही सही साइंस के स्टूडेंट हो रहे हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट वॉल्यूम के थ्रू कंटेन किया गया मास। हमेशा हर चीज को सिस्टमेटिक मैनर में बोलना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो मास के लिए देखो बेटा क्या होगा, मास के लिए, मास के लिए जब आप चलोगे तो क्या मिलेगा, मास के लिए बेटा m रखोगे, और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, चलो देखो पहले इतनी चीजें देखो, अगर किसी सब्सटेंस का एरिया निकालना है तो एरिया में कितनी डायमेंशंस होती है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का एरिया निकालना है तो 2 डायमेंशन होती है, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर। मीटर किसमें किसको मेजर करता है, लेंथ को। तो एरिया की डायमेंशन हमेशा क्या होगी, L2, क्या होगी बेटा, L2। अब आप कहोगे कैसे बेटा, स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो एक साइड भी लेंथ होगी और दूसरी साइड भी लेंथ होगी, तो लेंथ इंटू लेंथ L2 हो गया। स्क्वायर का एरिया निकालो, सॉरी स्फीयर का एरिया निकालो, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे क्या हो, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट हो गया ना, डायमेंशनलेस आर स्क्वायर मिला, एक आर लेंथ है और दूसरा आर भी लेंथ है, तो जितने भी एरिया होंगे सबकी डायमेंशन L2, और जितने भी वॉल्यूम होंगे सबकी डायमेंशन बोलना है आपको L3। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया यार। ये क्या हो जाएगा, जितने वॉल्यूम होंगे सबकी डायमेंशन क्या होगी, L3। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे L3, जब ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा, ML-3, ML-3। डायमेंशन क्या हो गया बेटा इसका, ML-3। क्या हो गया बेटा, ML-3। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। हालांकि इसका जो है स्टडी मटेरियल आज का जो है उसमें ये सारी चीजें कंटेन की जा रही हैं, और आज की क्लास में इतने पे रुकेंगे, कल इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे और वर्क करेंगे। देखिए इसमें है क्या कि जितनी क्वांटिटीज जानते हो दुनिया भर की किसी भी सब्जेक्ट की, कि जितनी भी क्वांटिटीज जानते हो, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, जो भी जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कुछ भी जानते हो उसको फार्मूला लिखो, उसके फार्मूले से उसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। अब जैसे कहा गया कि कैपिटल जी की डायमेंशन बताओ, बेटा कितने लोग कैपिटल जी जानते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। नहीं बेटा ये स्मॉल जी होता है बच्चा, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा प्रवीण, बेटा नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिल्कुल सही था, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ बेटा, प्रवीण एक बार प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस करिए। अच्छा हाँ ठीक, प्रवीण एलपीएस से, वेरी गुड बेटा, ठीक ठीक वही मैं सोच रहा हूँ, वेरी गुड बेटा। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो होगा बेटा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो मैंने कहा कि इसकी डायमेंशन निकालो, अब आप बोलोगे ये कैसे निकाल देंगे बेटा, देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड फार्मूला बाय व्हिच यू कैन अटेन द डायमेंशन। एक फार्मूला पता होना चाहिए जिससे आप क्या करोगे डायमेंशन। तो इसका कोई फार्मूला आता है क्या, इसका कोई फार्मूला आता है क्या बेटा, नहीं आता। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, आप सबको आता है बेटा, 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम चीजों को रिमाइंड कराएंगे। बेटा इसका फार्मूला पता है F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, याद आया बेटा, ये याद आया ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या मिला, F इक्वल्स टू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। अब इसका डायमेंशन निकालना है तो G को एक तरफ रखो, बाकी सबको बदल डालो, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। समझ पा रहे हैं। अब बेटा डायमेंशन कर दो, F की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, क्या थी, M L, वेरी गुड, ठीक है, M L T माइनस 2। बेटा R क्या है, R रेडियस है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, वेरी गुड। यहां पर देखिए बेटा लेंथ का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में बेटा M1 M2, M1 क्या है, M2 क्या है, मास, मास मास में क्या हो जाएगा M2। हाँ बिल्कुल, आप लोग प्रभास मत बोल दीजिएगा, नहीं तो हम सोचे वो मास मास मूवी करके अभी सब बोलेंगे प्रभास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मर्ज करते हैं। अब देखो इस m को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ की m की पावर 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर माइनस 1। कितना हो गया बेटा, m की पावर माइनस L1 L2 मिलकर कितना हो जाएगा L3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। बेटा ये क्या हो गया, कैपिटल जी की डायमेंशन, कैपिटल जी की डायमेंशन। कोई दिक्कत है बेटा, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। अब देखो कई बार माइंड में ये आता है कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे तो क्या सेम वैल्यू मिल, सेम आंसर मिलेगा बेटा। अयान प्लीज क्लोज योर माइक। बेटा इसी का एक और फार्मूला होता है, देखो कैपिटल स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ कि ये भी एक रिलेशन है कैपिटल जी का, क्या इससे भी वही डायमेंशन, बेटा दुनिया में कोई भी फार्मूला आप लोगे हमेशा डायमेंशनली वो एक दूसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो यहां से देखो g इक्वल्स टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन m, g की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2, m की वैल्यू m, और r स्क्वायर की वैल्यू सॉरी r स्क्वायर की वैल्यू L2 और m की वैल्यू m। सॉल्व करो, ऊपर लेकर के जाओगे तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2। देखो क्या वही फार्मूला है, वही डायमेंशन है जो यहाँ थी बेटा, वही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फार्मूले के चेंज होने पर चेंज नहीं होगी, डायमेंशन ऑलवेज विल बी रिमेन सेम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बेटा वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेट करती है ना कि यूनिट में। आपको लगेगा कि अगर हम किसी को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो बदल जाएगी डायमेंशन, ना, क्वांटिटी तो लेंथ ही है, चाहे आप सेंटीमीटर में मेजर करो चाहे किलोमीटर में मेजर करो, बेटा कोई मैटर करता, आप लाइट ईयर में मेजर कर डालो, ठीक है ना, पार्सेक चले जाओ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चले जाओ, कोई मैटर नहीं करता है। यूनिट सेम होने पर कोई भी वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं। इज इट क्लियर, चलिए ठीक है ना। तो आज की क्लास बेटा इतने पे ही ओवर करते हैं। कल आपको ढेर सारी डायमेंशंस ऐसे ही ढूंढ करके खुद से करनी है, कुछ आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, कुछ आपको रैंडमली फ्रीली ढूंढ करके करना है, ठीक है ना।
तो इसी से सीखना है, इसी को चीजों। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सभी लोग अपने जो ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, बाद में कहते हैं मैं देख लेता हूँ, उनको एक्टिव करिए इस पे। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। मेरा कोई बहुत ज्यादा ना फायदा है ना कोई इससे बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन बेटा वो सब जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर आपकी फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उन्हें बताइए। क्या जो क्लासेस चल रही हैं 3 आवर्स की वो प्रॉपर्ली समझ में आ रही हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटीज में ही चल रही हैं? कल भी पूछा था, कल कोई रिस्पांस नहीं मिला था, आज बताइए। अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं। सही चल रही है, ठीक है। इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि असाइनमेंट्स अपलोड अपलोड हो रहे हैं चीजें। हाँ, आप लोगों का टेस्ट अभी नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि एक आध हफ्ते पहले पढ़ लो, उसके बाद चीजें जज करेंगे। बाकी हर क्लासेस में बेटा टेस्ट भी रखे जा रहे हैं, ठीक है ना। हर दूसरे तीसरे दिन शाम को 7 से 8 एक टेस्ट जरूर रखा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग एक हफ्ते पहले पढ़ लो, एक आध चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर उस पर वर्क करेंगे। कुछ इंप्लीमेंट चाह रहे हो तो बताएं प्लीज आप लोग। चलिए, अगर नहीं होता है ऐसे, कोई चेंजेस लगता है कि किया जा सकता है या और बेटर किया जा सकता है, तो प्लीज इन्फॉर्म मी और विवेक भैया ना, ठीक है। हम लोग लगातार काम करें, और बाकी जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए, जो 8-10 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली वो बेटर कर रहे हैं, चाहे वो अंशिका हो, अयान हो, सुमित भी है, प्रवीण भी है, श्रुति है, वैभव है, नवाज है, ठीक है ना। एक दो बच्चे बीच में और आए हुए थे। बेटा पूरी क्लास लेने का मतलब निकलना है बेटा, ठीक है ना। पूरी क्लास अगर आप नहीं ले रहे हो तो बेटा वो बाउंस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये बेटा 10th नहीं है कि आप एक दिन आधे घंटे एक्स्ट्रा दे करके कर लोगे तो फिर कवर हो जाएगा। डायमेंशन कास्ट का कॉन्सेप्ट जितना क्लियर नहीं हुआ कल की हालत, अभी तो ये बेटा बेसिक लेवल है, इससे और अपर लेवल कल चलेंगे तो फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। ये नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन वो समझ में आ जाएगा। लेकिन कल की क्लास के बाद अगर चीजों को लीव किया या कल की क्लास लीव कर दी तो डायमेंशन बेटा समझ में नहीं आना है, कुछ भी कर लो, क्योंकि परसों हम वर्क करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस, और वो सबसे इंपॉर्टेंट। वहीं से आप फार्मूला डेवलप करना सीखोगे, फार्मूले बनाना सीखोगे। जैसे अभी तक सिर्फ फार्मूला पढ़ लेते थे ना, अब कहोगे उसका डेरिवेशन नहीं है बेटा, फार्मूले को बिल्टअप करना डायमेंशनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, ठीक है। तो इस पे परसों हम लोग वर्क करेंगे। सफिशिएंट फॉर टुडे। सभी लोग अपने फ्रेंड से एक बार डिस्कस जरूर कर ले कि सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करें। जो नए स्टूडेंट्स हो उनको भी आप एक बार प्लीज प्रीफर जरूर करिए ना। सफिशिएंट फॉर टुडे। सेफ रहिए सभी लोग, घर से मत निकलिए, घरों पे रहिए, पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए। हमारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को ढेर सारी। थैंक यू क्लास।